हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग यूपीएचएससी जीएस की क्लासेस जो हम कर रहे हैं। 9th क्लास है जी हमारी ये, जिसमें हम आईसीटी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एनवायरमेंट, पॉलिटी, टीचिंग, रिसर्च ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो बच जाएगा वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है वो बच जाएगी हमारी मोटे तौर पे। तो देखो, आपको ये तो समझ आ गया होगा अब तक कि इतनी सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में अगर हैं तो उसमें से हमें ऊपरी तौर पे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें इकोनॉमिक्स में या फिर इसमें एनवायरमेंट में, पॉलिटी में या आईसीटी में बहुत डीपर लेवल पे जाना है। ओके, और क्वेश्चन भी आप देखेंगे बहुत मोटे तौर पे, ऊपरी तौर पे आए हुए हैं, यानी आपको नॉलेज सारी होनी चाहिए ऊपर ऊपर से। ओके, सो वही ऊपर ऊपर से करने की कोशिश करेंगे स्पेसिफिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके जी, आईसीटी हमें कवर करना है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, आईसीटी में सी क्या है, आई क्या है, ये क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ये फुल फॉर्म आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो है वो आप कर सकते हैं। तो देखो, ये है सिलेबस में आईसीटी, मतलब मैंने आपको बता दिया है इसकी फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में से हमें पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी के क्या फायदे क्या नुकसान है, वो हमें स्पेसिफिकली करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज्यादा हो गया और कॉन्सेप्चुअल पार्ट के क्वेश्चन आते नहीं है। ओके, तो हम बेसिक्स कम्युनिकेशन का या बेसिक जो है इंटरनेट का, ईमेल का या फिर जनरल एब्रीवेशन, इन पे फोकस करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, एनालिसिस करने के बेसिस पे। ओके, सबसे पहले जब कंप्यूटर पढ़ रही हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जनरेशन पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है तो एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता हो कि 5th जनरेशन तक की हम बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड 5th जनरेशन। अब इसमें क्वेश्चन आता है किससे रिलेटेड, कि क्या हार्डवेयर यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थे, दूसरे में ट्रांजिस्टर थे, तीसरे में आईसी बेस्ड है या इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जो है वो माइक्रो प्रोसेसर, एंड अभी जो चल रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वाली चीजें चल रही हैं। सो ये ईयर भी नहीं पूछे गए हैं बेसिकली, बट आपको आइडिया हो कि हम कहां से कहां तक इवॉल्व हुए हैं, वैक्यूम ट्यूब से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का आपको आइडिया होना चाहिए। फिर है जी एक बेसिक स्ट्रक्चर है जब कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, कि हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस हैं। स्पेसिफिकली ये स्ट्रक्चर जो है वो वॉन न्यूमैन ने दिया, जिसमें हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की बात करते हैं। और सीपीयू में क्या चीजें आ गई, कंट्रोल यूनिट, लॉजिक या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू प्लस सीयू प्लस रजिस्टर्स। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन गया जी, सीपीयू बन गया। सीपीयू की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है कि सही कौन सी है, गलत कौन सी। तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट हो जाएगी, एएलयू की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगी। ओके, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं तो एक बार इनको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं हम। इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, प्लस मेमोरी यूनिट, मेमोरी कैसे होगी, स्टोरेज कैसे होगी, क्या चीजें होती है, किस तरीके की मेमोरी होती है। ओके, सो इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात कर लें, आपको पता होना चाहिए इनपुट मतलब जो कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है। ठीक है, आप जो अंदर आप इनपुट जो है, आप जो इनपुट दे रहे हो ना कंप्यूटर के अंदर, उसकी बात हो रही है। ओके, जैसे कीबोर्ड से कुछ टाइप करके अंदर जा रही है चीज, देन वो प्रोसेस हो रही है। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये आपको याद रखने हैं। लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, स्कैन कर रहे हो तो आप स्कैन करके आउटपुट थोड़ी देख रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो। ओके, सो ये सारे जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपको याद रखने। आउटपुट डिवाइस जो आपको डाटा दे, यानी कंप्यूटर को आप डाटा नहीं दे रहे हो, आप कंप्यूटर से डाटा ले रहे हो। जैसे मॉनिटर स्क्रीन है तो स्क्रीन पे आपको डाटा दिख रहा है। ओके, तो वो आउटपुट हो गया। लेकिन उसी स्क्रीन पे अगर दिखते हुए आप टाइप कर रहे हो तो वो टाइप करना इनपुट में चला जाएगा कीबोर्ड के थ्रू। तो कीबोर्ड क्या हो गई, इनपुट देने के लिए एक डिवाइस हो गई, और स्क्रीन जो है वो आपको आउटपुट दिखाने के लिए एक डिवाइस हो गई। प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालते हो, एक आउटपुट निकल के आता है। स्पीकर से आपको आवाज सुनाई दे रही है तो वो हेडफोन से भी सेम। प्रोजेक्टर, प्लोटर भी एक तरीके से बड़े लेवल का प्रिंटर लगा लो आप, जहां पे बड़े बड़े चार्ट्स जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। सो ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, आपको दोनों याद रखनी है। कौन कौन सी इनपुट, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो, कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है या इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। देन है जी ये अपना सीपीयू में हम मेजरली 3 चीजें पढ़ेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड वैरायटी ऑफ रजिस्टर्स। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो क्या करेगी, वो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑपरेशंस है ना, कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए, कोई भी काम करने के लिए
वो सारे के सारे ALU के थ्रू होंगे। कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करेगी, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंपोनेंट, जैसे ALU है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन सभी के जो भी ऑपरेशंस होंगे, यानी मैं अगर कीबोर्ड का यूज करके इनपुट दे रही हूं तो वो भी तो एक ऑपरेशन है ना अपने आप में, तो उन सबको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का रहेगा। देन आते हैं रजिस्टर्स, ये भी स्मॉल और फास्ट मेमोरी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, किसमें होती है, CPU में होती है, टेम्परेरली डाटा को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के ये काम आती हैं, वो बात हमें याद रखनी है। ओके, इस तरीके से बहुत सारे, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना PC, CIR, AC, MAR, MDR, इस तरीके से बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। आप फुल फॉर्म थोड़ी बहुत ध्यान रख सकते हैं। एक्यूमुलेटर, PC मतलब प्रोग्राम काउंटर, CIR सर्कुलेट राइट, then AR एड्रेस रजिस्टर, डाटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर, ठीक है। तो ये रजिस्टर्स है, छोटी छोटी यूनिट्स, फास्ट यूनिट्स होंगी मेमोरी की, जहां पे और CPU में होंगी और डाटा को स्टोर करने के काम आएंगी। ओके जी। देन आता है मेमोरी यूनिट, मेमोरी मतलब स्टोर हो रही है कोई चीज, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ स्टोरेज सेल, एक साथ जब वो कलेक्शन हो रहा है जहां पे डाटा इन और आउट जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, वो सारी चीजें किस में रहेंगी, मेमोरी यूनिट में रहेंगी। मेजर तौर पे आपको पता हो, हम रैम और रोम की बात करते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। देन मेमोरी की बात हो रही है तो हमें प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पता होना चाहिए। प्राइमरी स्टोरेज जो विद इन द कंप्यूटर रहेगी एक तरीके से, इसमें रैम और रोम आ जाएंगे। प्राइमरी की जब बात हो रही है तो ये मेन मेमोरी भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज की बात करेंगे तो उसको हम ऑक्सिलरी या फिर साइड बाय साइड जो हम अलग से एक्स्ट्रा स्टोरेज कर रहे हैं उसको सेकेंडरी स्टोरेज बोल रही हैं। इट्स लाइक आपके जो है कंप्यूटर में या फोन में जो चीजें अवेलेबल है वो प्राइमरी स्टोरेज में जाएंगी, मेन मेमोरी में, और अगर आपने फोन में चिप डाल ली है या कंप्यूटर में आपने पेन ड्राइव ऐड की है या हार्ड डिस्क है तो हार्ड ड्राइव है, उनके अंदर जो जाएंगी वो अपना सेकेंडरी फॉर्म रहेगी। ओके, तो ये आपको पता हो, जैसे हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD है या फिर CD रोम है, DVD है, मैग्नेटिक टेप्स हैं, ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज के साधन है और प्राइमरी स्टोरेज में हमारी रैम और रोम आ जाएगी। ओके जी। अब जब स्टोरेज की बात हो रही है तो इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होती है, तो यूनिट क्या है मेमोरी की, सो मेमोरी की यूनिट जो है वो यहाँ पे बाइट्स रहेंगी। बाइट में भी सबसे छोटी जो है वो बिट रहेगी। 1 बिट इज इक्वल टू 8 बाइट, सॉरी 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। देन अपना ये किलोबाइट, 1 KB किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ऐसे ही मेगाबाइट, गीगाबाइट, तो ये 1024 कॉमन रहेगा, यहां से किलोबाइट है तो यहाँ बाइट है, वहां पे वापस अब मेगाबाइट में इतने किलोबाइट, गीगाबाइट में इतने मेगाबाइट, MB, GB, TB, PB, तो ये फुल फॉर्म्स आपको पता हो। जॉब बाइट तक, जॉब तक नहीं पूछेंगे, मेजर यहाँ तक हेक्सापेटा तक तो आपको एटलीस्ट पता हो, प्लस आपको कन्वर्ट करना आता हो कि अगर आपको बोल दिया कि 10 मेगाबाइट जो है वो बड़ा है किससे, 2 TB से। ओके, सो ये आपको पता हो कि ये बात सही है गलत है, MB TB कौन किससे बड़ा है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो जो भी दे रखा हो MB या TB उसको बाइट में कन्वर्ट कर लो अल्टीमेटली। ओके, वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। देन है जी रैम और रोम, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ऑल्दो UPSC के एग्जाम में नहीं पूछा गया है बट स्टिल बहुत बेसिक है, तो ये पता हो। रैम जो है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं एक टेम्पररी मेमोरी, जो कि जब तक उसको एडिक्वेट पावर सप्लाई मिल रही होगी तब तक जो है वो डाटा को होल्ड कर सकती है। रोम जो है जैसे ही आपने कंप्यूटर की, लैपटॉप की पावर को ऑफ किया या स्विच ऑफ किया उस टाइम पे भी ये रहेगी, तो ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। सो रोम परमानेंट मेमोरी, रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म याद रखिए एक तो दोनों की, ये अपनी क्या रहेगी जी, टेम्पररी है। कंटेंट जो है रैम में कैन बी एक्सेस्ड एंड प्रोसेस्ड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप रीड कर सकते हो, रीड ओनली मेमोरी है ना, कैन ओनली बी रीड, आप इसको प्रोसेस नहीं कर सकते जो भी डाटा है यहाँ पे। ये क्या रहेगी, परमानेंट स्टोरेज रहेगी। रैम जो है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज रहेगी। वोलेटाइल की बात करें मींस डाटा जो है वो रिटेन्ड रहेगा रैम में एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज ऑन, तो वही है जब जब आपने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया तो वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा, और इसीलिए वो डाटा किस में है, रैम में है, और वो वोलेटाइल मेमोरी है।
यानी डाटा वोलेटाइल है। यहाँ पे रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल रहेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करेंगे तो ये स्टोर करेगा इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस, जो भी प्रोसेसर मतलब जो भी चाहिए होंगी ना वो वहां पे इमीडिएटली स्टोर होंगी। ये यहाँ पे क्या है, बूटिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन स्टोर करता है, रोम स्टोर करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बूट जब आप करते हो कंप्यूटर को या बूटिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन देगा, वो रोम के अंडर होंगे। ठीक है, ये लो स्पीड होगी, कॉस्ट लो होगी एज कंपैरिजन टू रैम, और पावर भी ये जो है वो कम यूज करेंगे। यहाँ पे पावर भी ज्यादा यूज होगी, स्पीड भी हाई होगी और डाटा ऑब्वियसली पैसे भी फिर ज्यादा होंगे। ओके, रैम की जब बात करते हैं तो एक स्टैटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम, यानी SRAM रैम और एक होती है DRAM ड्रैम। तो ये फुल फॉर्म आपको पता हो दोनों की, स्टैटिक रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, जब रोम की बात करते हैं तो इसमें भी तीन चार टाइप पढ़ते हैं, जैसे प्रोग्रामेबल रोम यानी रैंडम रीड ओनली मेमोरी, EPROM प्रोम यानी EP मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल, EEPROM यानी इरेजेबल था बट वो इलेक्ट्रिकली है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, अब डायनेमिक और स्टैटिक रोम में भी डिफरेंस आपको पता हो। डायनेमिक रोम जो है वो कप कैपेसिटर से बनी होती है, ये सेमीकंडक्टर यहाँ यूज हो रखा है। यहाँ पे ये जो है रिचार्ज रिक्वायर्स रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड, डाटा को मेंटेन करने के लिए। डायनेमिक है ना, ये डाटा को काफी टाइम तक होल्ड कर सकती है एज लॉन्ग एज द पावर इज अवेलेबल। ये एक्सपेंसिव रहेगी, डायनेमिक जो है वो इनएक्सपेंसिव स्लो रहेगी। तो जो चीज एक्सपेंसिव है वो फास्ट रहेगी, वहां पे पावर ज्यादा यूज हो रही है, ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, यूज फॉर कैन नॉट स्टोर मैनी बिट्स पर चिप। बट यहाँ पे ज्यादा स्टोरेज हो सकती है, हायर स्टोरेज रहेगी, पावर कम लगेगी, लेस जनरेट हीट जो है वो लेस जनरेट होगी, और यहाँ पे ये मेन मेमोरी के लिए यूज की जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेन मेमोरी के लिए आप क्या यूज करते हो, ड्रैम, और क्या मेमोरी के लिए आप यूज करते हो, स्रैम। ओके जी, अब बात आ जाती है इंटरनेट की। तो इंटरनेट आप सब यूज करते हैं, बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता होंगे। ठीक है, तो मैं मेजर चीजें बता देती हूँ, जैसे जहां से क्वेश्चन आ सकता है। वेब 1.0 से लेके 5.0 तक की हम बात करते हैं, तो किस तरीके के वेब की बात है। तो जो सबसे पहले इंटरनेट था वो स्टैटिक वेब था, फिर सोशल वेब आया। सोशल वेब में आपके ये ट्विटर, यूट्यूब, ये सारी चीजें जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो सोशल वेब में आ जाएंगी। ये बात आपको याद रखनी है, वो स्टैटिक वेब में नहीं है। ओके, सिमेंटिक वेब 3 में रहेगा, इंटेलिजेंट वेब बोलते हैं वेब 4 को, और इमर्सिव वेब बोलते हैं वेब 5 को। ओके, अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए जी। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। सर्च इंजन एक काइंड ऑफ वेबसाइट है जहां से आप जो भी कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है वो सारा सर्च हो जाएगा। जैसे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो कौन सी भी वेबसाइट पे किसी ने भी डाटा प्रेजेंट कर रखा हो वो वहां पे आपको शो हो जाएगा, जो इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है सर्च इंजन कौन कौन से हैं। गूगल, बिंज, याहू, डकडकगो और बाइडू, ये 5 तो एटलीस्ट याद रखने। क्वेश्चन गूगल, बिंज, याहू में से ही आ लेता है जब आना होता है। ओके, तो ये सर्च इंजन है जहां पे आप सर्च कर सकते हो। वेब ब्राउजर क्या होगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, डेवलप किया गया है डाटा या इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए। कहां से, वेब पेज से या HTML फाइल से। ओके, जो कि वेब सर्वर्स पे प्रेजेंट है। सो इसके एग्जांपल रहेंगे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, टोर ब्राउजर। इसमें भी आपको एटलीस्ट ये पता हो कि गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर हैं, गूगल, बिंज, याहू जो है वो सर्च इंजन है। क्वेश्चन इन 5 के अराउंड ही अब तक आ जाता है। फर्दर अगर बात करें तो आपको आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए। आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिकल आईडी रहेगी, या तो 32 बिट की होगी, बिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ओके, सो यहाँ पे 32 बिट्स की होगी, या तो ये आईपी एड्रेस वर्जन 4 अगर है तो 32 बिट का वो इंफॉर्मेशन है, और 128 बिट की है अगर IPv6 है तो इसलिए हम बोल देते हैं आईपी एड्रेस या तो 32 बिट का होगा या 128 बिट का होगा। किसका होता है ये, इंटरनेट पे। जैसे अब मेरा लैपटॉप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो मेरे इंटरनेट का मतलब मैं यहाँ से यूज कर रही हूँ, इसका एक आईपी एड्रेस होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है ये। ओके, सो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको फुल फॉर्म याद हो। सो इस आईपी एड्रेस में हर एक डिवाइस का अपना एक नेटवर्क रहेगा, एंड ये आईपी एड्रेस जो है वो ABCD इस तरीके से आपको नजर आएगा। ऑल्दो ये IPv4 की फॉर्मेशन है, शो है कि हम कैसे फॉर्मेट दिखाते हैं इसका। तो ये फुल स्टॉप यानी ये बीच में डॉट जो है वो IPv4 में होते हैं, और जो ये IPv6 है ना इसमें कॉलन होंगे ऐसे ABC इस तरीके से।
ओके जी। तो इसलिए आईपी एड्रेस की, वैलिड आईपी एड्रेस की जब भी आप बात करेंगे तो आपको ये नजर आएगा, 0 से लेके 255 तक नंबर होंगे। हो सकता है आपसे एक आईपी एड्रेस देके पूछ लिया जाए कौन सा वैलिड है, तो उस वैलिड में 0 से 255 तक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 256 देन यहाँ पे कुछ और है, तो वो चीज नहीं शो होगी आपको। ओके, स्पेसिफिकली IPv4 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पता हो, जब आईपी एड्रेस की बात होती है तो IPv4 वर्सेस IPv6, पब्लिक आईपी एड्रेस वर्सेस प्राइवेट, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, इनकी हम बात करते हैं। तो IPv4 और 6 को आप देख लीजिए, मोस्ट कॉमन है अपना IPv4 की। जब हम बात करते हैं 4 सेट ऑफ नंबर्स जो है वो आपको यहाँ नजर आएंगे, जैसे देखिए डॉट देन ये, तो यहाँ पे 255 से कम ही है, रेंज इनकी 0 से 255 रहेगी। फॉर इनका ऑब्वियसली ओवर द 4 बिलियन यूनिक एड्रेस आपको देखने को मिल सकते हैं जब हम कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करेंगे। ओके, IPv6 की बात करें तो ये यूजुअली क्रिएट किया गया था, जो ये आपकी यहाँ पे डाटा की शॉर्टेज है ना, तो ये शॉर्ट है, 32 बिट्स की बात करता है IPv4 जो है 32 बिट्स की, ठीक है। तो उसको बड़ा करने के लिए हमने IPv6 किया और वहां पे हम 128 बिट्स जो है वो यूज कर पा रही हैं। ओके, तो ये जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 8 चौके 32 है, तो ये एक जो है वो 8 बिट को शो करता है। यहाँ पे वो एक 16 बिट्स को शो करेगा, जैसे ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे ये 16 8 128 हो जाएगा। ओके, ये देख सकते हो आप कि कैसे यहाँ पे चेंज करते हैं हम। अच्छा, जब ये चेंज की बात आ गई है तो आपको पता होना चाहिए बाइनरी नंबर्स में डाटा शो होता है कंप्यूटर के पास, जो कोडिंग में जाएगा 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। 0 और 1 की फॉर्म में आप किसी भी डाटा को कैसे लेके आओगे, जैसे मैं आपको इसका लेके बता देती हूँ। 80 है हमारे पास, तो कोई भी चीज बाइनरी फॉर्म में आप कैसे चेंज करोगे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि आप इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आप बाइनरी फॉर्म में, यानी 0 और 1 की फॉर्म में है ना, तो ये 2 ही डिजिट हुए ना, तो यहाँ से 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 चौके 8 0, रिमाइंडर बचा, यहाँ रिमाइंडर जो भी बचेगा वो आप लिखते जाइए शेष। यहाँ पे 2 2 दूनी 4 0, अगेन 0 बचा, 2 एकम 2 0 0, देन 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4, 1 बच गई, अब यहाँ पे 1 यहाँ बच गया, देन आपका 2 दूनी 4 और 0, ठीक है ना, और 2 एकम 2 और 0। तो ये आपको पता हो कि कैसे जो है ये चीजें हम शो करते हैं, कैसे लिखा जाता है। मैं यहां करके बता देती हूँ, वहां पे शायद पूरा ना भी दिखा हो आपको, ठीक है। कहाँ दिखेगा पूरा, यही दिखाते हो। तो यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 चौके 8 0, यहाँ रिमाइंडर 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 2 0 0, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4, 1 1 बचा, ठीक है, एंड 2 एकम 2 0 और 1। अब यहां से हम लिखना शुरू करेंगे ऐसे, यानी 1 0 1 0 0 0 0, इस तरीके से शो होता है। ये इन्होंने पहले भी 0 शो कर रखी है, तो वही अगर आप फर्दर करके देखोगे तो ये जा नहीं रहा है अपने आगे फर्दर, तो वो चीज होगी नहीं, यहां से यही आंसर रहेगा। तो पॉइंट ये कि आप 2 से डिवाइड कीजिए और यहां से इस यहां से लिखना शुरू कीजिए उल्टा। ओके, सेम चीज अप्लाई होगी बाकियों के ऊपर। जैसे मान लो 185 है, तो 185 को भी आप 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 1 बच गई, 2 चौके 8, 2 छिकी 12 0, ठीक है, देन 2 दूनी 4, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 1 हाथ से 1 बच गया, देन आपका 2 5 10, फिर 1 बच गया, फिर 2 दूनी 4, ऐसे ऐसे लिखते लिखते ये ऐसे ही आ जाएगा डिट्टो। ओके, बट आप नीचे से लिखना शुरू करोगे, या फिर ऊपर से लिख रहे हो तो आप इसको लेफ्ट से लिखना शुरू करो, जैसे 1 0 0 1 1, इस तरीके से। ये 1 बाइट को शो कर रहा है, 8 बिट्स, ठीक है। तो 8 8 8 8 8 32 बिट्स हो गया ये, तो ये अपने पास IP4 का एड्रेस का फॉर्मेट हो गया। ऐसे ही आप 2 की फॉर्म में आपने ये कन्वर्ट किया है, तो ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने, ठीक है। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो वो ऑक्टेट फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। देन अगर आप इसको 16 से डिवाइड करोगे तो वो हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में ऑब्वियस सी बात है, देखो जहां से भी आप डिवाइड करते हो वहां तक तो रिमाइंडर आ सकता है ना, कि मैं 8 से डिवाइड कर रही हूँ तो 7 तक रिमाइंडर आ सकता है। ऐसे ही मैं हेक्साडेसिमल में डिवाइड कर रही हूँ, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रही हूँ, 16 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 16 से 15 तक रिमाइंडर आ सकता है, शेष बच सकता है, राइट।
तो वो चीज आप याद रखिएगा कि 16 वाले में 0 से लेके 9 तक तो वैसे ही रहेंगे, मतलब डिजिट। अगर 10 रिमाइंडर बचा है तो आप उसको ए लिखोगे, 11 बचा है तो बी, 12 का सी, 13 का डी, 14 है तो ई, 15 है तो एफ। तो ये ए से लेके एफ तक किस में होते हैं? हेक्साडेसिमल में होते हैं। बस ये बात याद रखना। कहीं पूछ लिया जाए कि लेटर्स जो है कि मान लो ए बी सी, ये कहाँ किस फॉर्म में डिनोट किए जाते हैं, तो ये हेक्साडेसिमल में जब आप कन्वर्ट करते हो, जब आप 16 से डिवाइड करते हो, उस टाइम पे ये चीजें देखी जाती हैं। ओके जी, सो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो, बहुत बेसिक सी चीज है। देन है आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस। तो ऑब्वियसली देखो ये आईपी एड्रेस शो कर रखे हैं, ये किसी के लैपटॉप का, कंप्यूटर का, आईपैड का, फोन का आईपी एड्रेस है। हो सकता है ये सारे डिवाइसेस जो है एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हो, उस वाईफाई का अपना एक एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। सो या फिर हो सकता है ये किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हो, या रेलवे स्टेशन पे आपने कनेक्ट कर रखा है, सो वो आपका क्या रहेगा? पब्लिक, उसका एक आईपी एड्रेस रहेगा पब्लिक आईपी एड्रेस। जो आपकी पर्सनल डिवाइस का एड्रेस है वो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस रहेगा। ओके अच्छा, आईपी के साथ साथ एक मैक एड्रेस भी होता है। ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये जो एड्रेस है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक डिवाइस को, ठीक है। ये एक तरीके से जो अपना आईपी एड्रेस था ये सर्वर को डिफाइन कर रहा था। हर एक इसका अपना, इंटरनेट से जब आप कनेक्ट करते हो तो हर एक उसका अपना आईपी एड्रेस होगा हर एक डिवाइस का। ऐसे ही मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा। एक तरीके से ये परमानेंट शो आपको दिखेगा, एंड यूजुअली ये 48 बिट्स का बना होता है। तो ये आपको बताओ कि जब हम आईपी एड्रेस IPv4 की बात कर रहे थे तो वो 32 बिट्स की बात कर रहे थे। जब हमने 6 की बात की, IPv6 की, वहां पे हमने 128 बिट्स की बात की, और हम मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं तो हम 48 बिट्स की बात कर रहे हैं। ओके जी, क्लियर। तो ये यूनिक होगा, यूनिक आईडी होगी ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फॉर अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देन एक टीसीपी आईपी भी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें हम ट्रांसमिशन यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कनेक्ट करना, कैसे ट्रांसफर होंगी चीजें, उनकी बात करते हैं। तो ये बहुत सारी लेयर्स से बना हुआ होता है, जिसमें एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर ऐसे रहेंगी। जब टीसीपी की बात आती है तो हम इसको कंपेयर करने के लिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन से कंपेयर करते हैं, OSI। ओके तो इसमें ज्यादा लेयर्स है, जैसे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, इन दोनों को जोड़ के टीसीपी में हमने बना दिया नेटवर्क एक्सेस लेयर। ओके देन ये नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर सेम है। यहाँ पे सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर रहेगा, जिसको हमने सिंगल इकलौता नाम दे दिया एप्लीकेशन लेयर। सो टीसीपी में ऐसे अलग अलग लेयर्स होती हैं, नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। एटलीस्ट इनका नाम ध्यान रखिए। ओके जी, देन ऐसे ही बहुत सारे टीसीपी आईपी रहेंगे, जिसमें हम एग्जांपल्स में पढ़ते हैं एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये ट्रांसफर करेगा कंप्यूटर्स के बीच में फाइल को। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, ये वेब पेजेस लोड करेगा। यानी जब भी आप देखेंगे URL में तो वो HTTP करके ऐसे शुरू होती हैं चीजें। ओके सो वही है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म आपको पता हो। देन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी की जो हम बात कर रहे थे, ये कनेक्शन बनाएगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, और डाटा के ट्रांसमिशन को, यानी करेक्टली डाटा ट्रांसमिट हुआ है उसको देखेगा, चेक करेगा, इंश्योर करेगा। देन यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये एरर जो है वो आइडेंटिफाई करेगा ट्रांसमिशन के दौरान कि क्या एरर आई। तो ये फुल फॉर्म्स जो है 4 की 4 इजी हैं, ये पता होनी चाहिए आपको। देन आता है जी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले होता था ना चिट्ठियां लिखते थे, तो उसको भी हम मेल बोल देते हैं, बट ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे रहेगा। एक ईमेल एड्रेस जो है वो यूजुअली 2 पार्ट से बना हुआ होता है, एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम। ओके सो फॉर्मेट फॉर एन ईमेल एड्रेस क्या रहेगा? यूजर नेम @ नेम डॉट एक्सटेंशन, इट्स लाइक 123 या इनकलकेट रवीना @gmail.com। ओके तो ये .com की जगह पे कोई और एक्सटेंशन भी हो सकता है, ये .education हो सकता है, ये .kuk हो सकता है। वेबसाइट के हिसाब से अलग अलग चीजें हो सकती हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा। या yahoo.com हो सकता है, या इस तरीके से, ठीक है। या जैसे मैंने आपको बताया एजुकेशन या KUK, कई बार यूनिवर्सिटी की भी अलग से जो अपनी ईमेल एड्रेस होता है, तो वहां पे ये मेंशन रहता है। अब जो लोकल पार्ट है वो आपका अप टू 64 ऑक्टेट तक रहेगा लंबा, लेकिन जो डोमेन नेम है वो मैक्सिमम 255 ऑक्टेट्स तक हो सकता है। कितनी MB की फाइल आप कनेक्ट कर सकते हैं? तो आप मैक्सिमम 25 MB की अटैचमेंट्स जो है वो ईमेल में भेज सकते हैं। यानी एक से ज्यादा फाइल भी होंगी चलेंगी, वो टोटल मिला के 25 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो 25 MB से ज्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव लिंक जो है वो जनरेट हो जाएगा जीमेल पे अटैचमेंट की बजाय। ओके तो अब वो लिंक जाएगा अगले इंसान को, ना कि फाइल।
ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी आप समझने की कोशिश कीजिए। ऑब्वियसली आप जब भेजते हैं किसी को ईमेल तो आप फ्रॉम होंगे, यानी मेरे से ईमेल जा रही है, तो एक जिससे भेजा जा रहा है वो एक है, जिसको भेजा जा रहा है, किसको भेजनी है वो टू, यानी ए है, ए भेजने वाला इंसान है, सेंडर है, बी जो है वो रिसीवर है। अब इसमें दो वर्ड्स होते हैं, सीसी और बीसीसी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी भेजा तो जेन्युइनली हमने ए ने बी को है, बट उसके साथ साथ कार्बन कॉपी भेज दी उसने, किसी को सीसी किया उसको, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेज दी उसने बाकी और लोगों को, ई और एफ को। ओके अब इसका मतलब क्या है, तो देखो ए भेज रहा है बी को, तो बी को पता चलेगा कि किसने, ए ने किसको भेजा है, ठीक है। जिसको सीसी किया है उस सीसी वाले इंसान को पता चल रहा है कि ये एक मेल था जो ए ने बी को भेजा है और मुझे सीसी किया गया है, कार्बन कॉपी भेजी गई है। ऐसे ही बीसीसी में जो होगा उसको नहीं पता होगा, ठीक है, उसको ये नहीं पता होगा, इट्स लाइक ई को ये नहीं पता कि एफ को भी मेल गया है, या यहाँ पे ई एफ जी एच अगर बहुत सारे लोग थे तो इनको आपस में नहीं पता, इसीलिए वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है कि इन लोगों को आपस में नहीं पता कि इनमें से किस किस को मेल भेजा गया है। लेकिन इनको ये पता है कि इसको भेजा गया है, यानी टू दिख रहा है उनको, और उनको सीसी भी दिख रहा है। सो ई को ये नहीं पता कि एफ को भी मैसेज भेजा गया है, बट ई जो है वो अवेयर है दैट बी सी डी हैज रिसीव्ड द मैसेज, ठीक है जी। और जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेन नेम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ ऊपर भी बात की थी, वेट अ सेकंड, यहाँ पे जो मैंने डॉट एक्सटेंशन, ये डोमेन नेम डॉट एक्सटेंशन की बात की थी, तो ये अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ डॉट कॉम ही हो, ठीक है। डॉट कॉम यूजुअली कमर्शियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखने को मिलेगा, डॉट edu आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली कई बार डॉट करके, जैसे KUK है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो ऐसे अलग अलग डोमेन नेम भी कई बार मिल जाते हैं, ठीक है। डॉट गवर्नमेंट, और स्पेसिफिकली अगर डोमेन नेम की बात करें तो ये साइट में भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जैसे हम बोल रहे हैं ना gmail.com या जीमेल के, जैसे जीमेल भी तो एक प्लेटफॉर्म है ना ईमेल करने के लिए, तो ऐसे ही क्या होता है, आउटलुक होता है, याहू होता है, तो वो yahoo.com हो जाएगा, या फिर वो मतलब पॉइंट ये कि डोमेन नेम अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें टेंशन वाली कोई बात है नहीं। डोमेन नेम दो तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ईमेल वाले डोमेन नेम है, प्लस वेबसाइट के लेवल पे आप देखोगे वहां पे भी आपको अलग अलग डोमेन नेम मिल जाएंगे, कि GOV है तो गवर्नमेंट वेबसाइट है, MIL है तो मिलिट्री साइट है, या फिर गेटवे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरीके से आपको अलग अलग डोमेन नेम मिल सकते हैं। ओके सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो जनरल एब्रीविएशन और टर्मिनोलॉजी का आ जाता है। मैंने कोशिश की है कि जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं UPHSC में, प्लस जो बिल्कुल बेसिक हैं जो पता होने ही चाहिए, प्लस जो नेट के लेवल पे भी आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नेट वाले क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो अगर हम एब्रीविएशन की बात करेंगे, क्योंकि सिंपल सी ही हैं चीजें, ऐसे कोई हार्ड वो होता है ना, मतलब बहुत हार्ड वाली चीजें नहीं है, इजी हैं। अगर आज के टाइम पे आप नेट भी यूज करते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इंटरनेट डेफिनेटली यूज करते हैं, सो आपको ये ऑलरेडी पता होंगी, बट आपको थोड़ा सा याद रखनी है चीजें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक बार चीजें बता देती हूँ फुल फॉर्म के रूप में, जहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीज होगी वो हम देख लेंगे। ICT कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये हो सकता है कि इसमें क्या, मतलब ये तो ईजी है ना, कई बार वो क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से देते हैं कि वो जो एग्जाम का प्रेशर वाला माहौल है ना, उसमें ये भी गलत कराते हैं बहुत सारे लोग, कि वो मतलब एक एक वर्ड चेंज करेंगे, कम्युनिकेशन चेंज कर दिया, सिर्फ इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया, इस तरीके से आपको वहां पे सारे ऑप्शंस सही लगने लग जाएंगे। सो मेक श्योर आप जो है अच्छे से एब्रीविएशंस को करके जाएं, एटलीस्ट जो मैंने एड ऑन की है यहाँ पे वो वाली एब्रीविएशन तो कर ही लीजिए, उनमें से आप स्किप नहीं कर सकते। ओके ये सबसे बेसिक है, कोई हार्ड वाली चीज तो डाली ही नहीं है कि बहुत डीपर लेवल पे कुछ डाला हो। ओके CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी कई बार पूछी गई है, और वहां पे ऑप्शन में आ जाता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि उस टाइम पे आपको सही लग सकता है और ध्यान ना भी हो, क्योंकि CU भी तो होता है ना कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स, इनको मिला के ही तो हम CPU बनाते हैं, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको पता हो। देन है जी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU में कंट्रोल यूनिट है, CPU में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन, ये भी बार बार मैंने इनफैक्ट सीक्वेंस में आप देखेंगे यही क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। आप देखेंगे 2015 में अगर पेपर हुआ है, 16 में हुआ है, तो अलग अलग शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आया हुआ है।
ओके, सो लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, एक WLAN भी है, WLAN, सो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। देन VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जी। कई बार ये वर्चुअल को वर्ड को चेंज कर देंगे, प्राइवेट की जगह पर्सनल कर देंगे, सो वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। USB, जैसे USB पोर्ट होता है ना अपने यहाँ ये लगाने का जो कनेक्ट करता है बेसिकली, सो उसको यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। अगर आपने आज तक ध्यान ना दिया हो तो एकदम से अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे बस सीरियल ये देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये होता यही है, यूनिवर्सल सीरियल बस। सो वो ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे ये दो डिवाइसेस को ले आएगा, तो जो भी हम USB पोर्ट बोलते हैं तो वो जगह है जहां पे हमें उसको USB को लगाना है, ठीक है। CD कंपैक्ट डिस्क रहेगा, ठीक है, कंपैक्ट डिस्क। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये दोनों ही काम करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में मिले जस्ट गो फॉर दैट। ये ऑब्वियसली एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डाटा स्टोरेज फॉर्मेट हो गया। हम जैसे ये CD में भी हम डाटा स्टोर ही करते हैं, DVD में भी हम डाटा स्टोर करते हैं। DVD जो है वो सबसे पहले इन्वेंट और डेवलप हुआ था 1995 में, और 1996 में जापान में सबसे पहली बार इसको रिलीज किया था। देन HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी एक ड्राइव होगी, मतलब हार्ड लेवल पे, हार्ड इन द सेंस फिजिकल लेवल पे आपको वो देखने को मिलेगी कि जैसे पेन ड्राइव हो गई, या आप वो होता है ना जिसमें आप बहुत सारी चीजें एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में स्टोर कर सकते हो, वो चीज। IaaS, PaaS और SaaS। सो ये क्या है जी? ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। URL, ये फुल फॉर्म तो भूलनी ही नहीं है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है कि ये आप जिस रिसोर्स पे पहुंचना चाह रहे हैं उसको लोकेट करेगा, यानी एक एग्जैक्ट एड्रेस आपको नजर आएगा, यूनिक एड्रेस नजर आएगा। तो इसको यूनिक रिसोर्स लोकेटर मत ध्यान रख लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन हो जाए कि यू से तो यूनिक है ना, अलग ही होता है, नहीं। URL मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAMs, RAM हम कर चुके हैं, डायनामिक और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM, रीड ओनली मेमोरी। ROM में भी अलग अलग होते हैं, जैसे PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। और EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी आप उसको इरेज कर सकते हो, ठीक है, बट इलेक्ट्रिकल लेवल पे। देन है जी OSS, CSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, इनकी वो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये जो भी स्लाइड्स हैं, एटलीस्ट ये वाली एब्रिविएशंस याद रखिएगा। देन है CDRW, तो CD तो कॉम्पैक्ट डिस्क था, RW मतलब रीराइटेबल, यानी आप उसको रीराइट कर सकते हो, ऐसे वाली CD है, मॉडिफाई कर सकते हो उसको। CDR यानी रिकॉर्डेबल, यहाँ पे आप जो है इस डिस्क को एक ही बार रिकॉर्ड कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, नेट में कई बार आता है ये, तो ये यहाँ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे पोजिशनिंग वर्ड या ऐसे कुछ ना कुछ वर्ड चेंज कर देंगे, ठीक है। सो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देन आपका है SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। GIS है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS और GPS में कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ब्लॉग को ही शॉर्ट, ब्लॉग एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है किसका? वीब्लॉग का, तो ये वेबलॉग का, सॉरी वीब्लॉग लगा लो, वेबलॉग लगा लो, ये उल्टा हो गया। ये वेबलॉग जो है उसका शॉर्ट फॉर्म हम ब्लॉग बोल देते हैं, ओके। SSL क्या रहेगा? सिक्योर सॉकेट्स लेयर। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। LED और OLED, तो LED तो क्या हो गया? लाइट एमिटिंग डायोड, बट O का मतलब है ऑर्गेनिक। सो कहीं किसी ने नहीं पढ़ा हो तो उनको ऐसे लगेगा कि कंप्यूटर में क्या ही ऑर्गेनिक वाली चीज ना, ऑर्गेनिक तो हम एग्रीकल्चर और वहां पढ़ते हैं, तो बट ये ऑर्गेनिक LED है जी। CCTV की फुल फॉर्म क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, TV, ओके, TV। CCTV क्लोज्ड सर्किट है और TV है। देन VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। OCR, OMR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR जो हम शीट भरते हैं ना, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी उस मार्क को आप रीड कर सकते हो और जल्दी चेक हो जाएंगे पेपर। RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ID स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, तो OCR और MICR को आप फिर भी कैरेक्टर रिकग्निशन है, दोनों एक ऑप्टिकल है, एक मैग्नेटिक इंक को रीड करता है। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। GIF, जो हम आजकल देखते हैं कि GIF बना रखा है, थोड़ा सा छोटी सी वीडियो होती है वो, सो वो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
डिजिटल इंटरफेस, जेपीईजी, ये आपको पता होगी कौन सी, वैसे तो आपको पता ही होगा, जैसे MP3 है वो ऑडियो के लिए है, या जेपीईजी है वो फोटो के लिए है, सो वो आपको पता हो, ठीक है। जेपीईजी क्या रहेगी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी कई बार पूछा गया है, बहुत बेसिक सा। PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी पूछा गया है जी। वेल एटलीस्ट जो पूछे गए हैं वो तो याद रखो, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं इस एग्जाम में। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। PDF जो हम पढ़ते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। पेन गिर गया था मेरा, ठीक है। GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। MOOC में ये पूछी जा सकती है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये क्या है, ये IT छोटा आएगा। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू मेक वॉइस कॉल्स यूजिंग ब्रॉडबैंड। तो और ब्रॉडबैंड का यूज करते टाइम ऐसा नहीं है कि इंटरनेट नहीं है तो कॉल्स नहीं होंगी, ओके। NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें भी बहुत सारे मिशन आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। CRT, कैथोड रे ट्यूब। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD, LED, याद रखिएगा। CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। देन आपका ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। SSL, ये मैंने ऊपर भी डाल दिया था आई थिंक, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML के थ्रू ही वेब पेजेस जो है वो डिजाइन किए जाते हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है। स्वयं जो है उसकी फुल फॉर्म याद रखिए, ये भी पूछी जा सकती है MOOC के साथ साथ। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। देन अगेन फर्दर और ये चाहिए, आइडेंटिफिकेशन वाली दोबारा आ गई। DOS, डिनायल ऑफ सर्विस। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सर्ट इन, ये भी पूछी जा सकती है। सर्ट जो है वो क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है इंडिया लेवल पे, सो ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होगी, ओके। WiMAX, वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कैप्चा, ये पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक है। कैप्चा की फुल फॉर्म क्या होगी, जो हम फिल करते हैं ना किसी भी साइट पे, या कभी वेब वो अपना SBI का या बैंक अकाउंट या जो भी खोलते हैं उस टाइम पे। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, तो ये याद रखना है, ये तो पक्का याद रखना है। NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इनफैक्ट कैप्चा को तो आप ऐसे याद रख लो, घर में पूछ लो कि कैप्चा की फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म बताओ, तो वो हर किसी से पूछते पूछते ही याद हो जाएगी कि अब आप बताओ उनको, क्योंकि उनको नहीं पता होगी, ठीक है, याद नहीं रहती है इतनी बड़ी। देन है जी NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। POP, ये भी पूछी जा सकती है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये एनवायरमेंट में है इसकी फुल फॉर्म, यहां पे इसकी रहेगी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ओके। देन HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इम्प्रिंट, इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। भीम ऐप है, ये भी पूछी जा सकती है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ओके। ये कुछ एक और है। उमंग है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। पेटीएम, पे थ्रू मोबाइल। देन आपका DNS, डोमेन नेम सिस्टम। FOSSEE, फ्री लाइब्रेरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एप्रानेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब जो है टिम बर्नर्स ली ने जो है 1991 में इसको क्रिएट और रिलीज किया था। एप्रानेट दोबारा आ गया। देन मूडल जो है वो भी एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, LMS है, ठीक है। सो मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। और GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ओके। सो ये थी जी एब्रीविएशंस, एटलीस्ट बेसिक ये याद रखिए, इतना बहुत है ICT के लिए। स्पेसिफिकली आज की जनरेशन में आप रह रहे हैं तो आपको इंटरनेट कम्युनिकेशन इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक कॉमन सेंस तो होगी ही, उससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ओके। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, जबकि 2021 में पूछा गया है, ठीक है। सो कोई भी वो 1024 तो रहेगा ही, ये तो बेसिक दिख ही रहा है। मेगाबाइट है तो मेगाबाइट में कितनी बाइट होंगी, किलोबाइट होंगी, गीगाबाइट होंगी या बिट्स होंगी, तो हम क्या देखते हैं, पहले बिट्स होती हैं, फिर बाइट्स होती हैं, देन आपका किलोबाइट्स KB होता है, KB ऐसे याद रख लो, KB, देन आपका MB, देन आपका GB, तो ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है। सो MB में क्या होंगी, 1 MB में 1024 KB होगा, ओके। आंसर B हो जाएगा।
विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन डिजिटल सिस्टम, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, अभी अभी तो हमने की, बिट से शुरू हो रहे हैं, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, एमबी, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, वो सारी चीजें चलती रहेंगी, आंसर आपका बिट हो जाएगा। What is the meaning of IP in इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, तो आप देखो ना इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए और 2021 की रिसेंट की बात है ये, ओके। इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोसेसर, तो देखो यहाँ कंफ्यूज होते हैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया ना हो तो, ओके। तो आईपी रहेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। आईपी एड्रेस होता है ना, जैसे बताया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज व्हाट इज ब्लू रे डिस्क, तो ब्लू रे डिस्क क्या है, तो जैसे सीडी होती है, डीवीडी होती है, वैसे ये भी एक ब्लू रे डिस्क ही है, तो ये ऑब्वियसली एक्सटर्नल लेवल पे है और स्टोरेज डिवाइस है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो मैंने आपको बताया था आउटपुट इनपुट आपको याद रखने, प्रिंटर आपको आउटपुट दे रहा है, प्लॉटर थोड़ा सा बड़े लेवल का प्रिंटर करके याद रख लो आप, क्योंकि इसमें बड़े चार्ट, बड़े बड़े पोस्टर्स जो अगर आप आउटपुट निकाल रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, तो वो रहेगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, तो ये डिस्प्ले हो रहा है, शो हो रहा है आपको, तो आउटपुट है। स्कैनर जो है वो आपकी इनपुट यूनिट है, ओके। द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेब पेजेस, तो वेब पेजेस को देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, ब्राउजर, होस्ट, साइट या लिंक, तो लिंक तो यूआरएल, वो तो अलग चीज हो गई, साइट भी वेबसाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्राउजर रहेगा जी, तो मैंने आपको बताया था वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है, वो याद रखिएगा। जीपीयू की फुल फॉर्म पूछ रखी है, देन जी ग्राफिक्स पैकिंग यूनिट, पर्पस यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये ग्रिड प्रोसेसिंग है, तो ये क्या आ जाएगा जी, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आ जाएगा, ओके। अब वेब पेज कैन बी डिजाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीएमएल, ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और UDP, UDP भी मैंने लास्ट में करवाया था, डाटा समथिंग कुछ था, ठीक है, FTP वाले में। सो ऑब्वियसली वेब पेज जनरेट करने की बात हो रही है, तो आंसर हमारा HTML रहेगा, स्कूल में भी पढ़ी है ये चीज हमने। कुकी इज यूज्ड इन इंटरनेट कम्युनिकेशन, सो वो क्या के कुकी होता है ना, कि आप सारी कुकीज को एक्सेप्ट करो, किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आजकल तो एक बॉक्स भी आ जाता है कि एक्सेप्ट ऑल द कुकीज, डिक्लाइन ऑल द कुकीज, सिलेक्ट समथिंग इंपॉर्टेंट वन, और इस टाइप से। तो कुकी क्या है इंटरनेट कम्युनिकेशन में, स्टोरिंग ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन ऑन सर्वर साइड फॉर द एंटायर सेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट फॉर द एंटायर सेशन, इंट्रूजन डिटेक्शन एट क्लाइंट साइड फॉर द एंटायर सेशन, या फिर सर्वर साइड इंट्रूजन डिटेक्शन फॉर द एंटायर सेशन। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन है सर्वर साइड पे, ये जो है एंटायर सेशन आपका रिकॉर्ड हो जाता है, स्टोर हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ओके। विच वन, इसीलिए जब कई बार अपना फोन वगैरह हैंग भी हो रहा होता है तो हम कुकीज को या उनको क्या के मेमोरी होते हैं ना, उसको क्लियर करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर डूइंग रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये रिपीट होने के चांसेस हैं, ये आपको पता हो। तो ट्यूरिंग अवार्ड जो है इसको नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटर साइंस बोला जाता है, ठीक है। सो ट्यूरिंग अवार्ड आंसर रहेगा। ACM यानी एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी जो है इस अवार्ड को देती है, एनुअली देती है। AM ट्यूरिंग अवार्ड जो है वो एनुअल प्राइज है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट को या इंजीनियर्स को दिया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए कंप्यूटर के फील्ड में, इसको हम नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग बोलते हैं। अब 2024 का अवार्ड किसको मिला है, ये नाम आप याद रख सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट एजुकेशनल, ये आप बताएंगे भी ना नाम सर्च करके, इंडियाज फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू हैव अ सुपर कंप्यूटर, तो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जिसको सुपर कंप्यूटर जो है वो मिलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, IIT मुंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, का आंसर रहेगा कानपुर, ओके। न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संदेश पाठक हैज बीन डेवलप्ड फॉर, तो संदेश पाठक की संदेश देने के लिए, तो मीडिया के लिए, ब्लाइंड्स के लिए, फार्मर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो ये तो मीडिया तो खुद ही देता है इंफॉर्मेशन, तो ये फार्मर्स के लिए है जी जो संदेश देगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल लैंग्वेज इंटेलिजेंस, तो कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज की जाती है, प्रोलॉग, फोर्ट्रन, सी या कोबोल, तो आंसर हो जाएगा प्रोलॉग, ओके। क्लास की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, आई थिंक मैंने ऊपर डालना भूल गई, हाँ क्लास की फुल फॉर्म भी अपने ऊपर वाले में ऐड ऑन कर लीजिएगा। क्लास ऑब्वियसली लिटरेसी से तो शुरू नहीं होगा, कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्लीट लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेट, तो ये क्या रहेगा जी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स, ओके। देन है आउटपुट डिवाइस, MS-DOS, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो हमने नाम जो ऊपर एक आधा किया है उसमें फादर, जैसे ट्यूरिंग है वो याद रखेंगे, तो फादर ऑफ कंप्यूटर नाम तो यहाँ पे एक ही है, चार्ल्स बेबेज, तो ये आंसर यहाँ 1 हो जाएगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यहाँ 2 हो जाएगा,
ये 1 है, ये 2 है, तो देखो यहाँ पे ही आपके दो ऑप्शन तो कट आउट हो गए। ओके, देन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, पता है, तो आंसर आपका क्या हो गया जी, फर्स्ट हो गया। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है MSDOS। which is not the correct match, algorithmic language, BIOS basic input output system, CAD computer aided design, CAD भी हमने ऊपर नहीं लिखा था तो ये ऐड ऑन कर लीजिएगा। देन 5GPL फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो देखो ये 5GL होता है, P नहीं होता है। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम 5GL से डिनोट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी, तो ये गलत मैच हो गया। ओके, अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक एड्रेस रेफर्स टू नंबर विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट एंड यूजुअली मेड अप ऑफ, तो कितने बिट्स का बना होता है। हमने आईपी एड्रेस की बात की थी, हमने मैक एड्रेस की बात की थी, आईपी में हमने IPv4 की बात की थी और IPv6 वर्जन की बात की थी। ये 28 बिट्स तक था, 32, ठीक है, ये 32 तक था, ये 128 बिट्स पे था। और मैक एड्रेस क्या है जी, 48 बिट्स की हम बात करते हैं। Which of the following statements is not correct? Email refers to electronic mail, WW refers to World Wide Web, CPU refers to control processing unit, ALU refers to arithmetic logic unit। तो obviously ये चीज गलत है, ये central processing unit है, ना कि control processing, मैंने आपको बताया भी था। ICT में C का मतलब क्या है, तो ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया। कंप्यूटर के, देखो यहाँ कंप्यूटर पे भी जा सकते हैं बहुत सारे बच्चे ना, जिसने नहीं ध्यान से देखा हो या जो चला गया वैसे एग्जाम देने, तो आंसर आपका क्या रहेगा जी, कम्युनिकेशन रहेगा। What is the measurement of computer memory? तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम किलोग्राम में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, बाइट्स में, या फिर नन ऑफ द अबव, तो बिट्स बाइट्स ये रहेंगे, तो आंसर सी रहेगा। मोजिला क्या है, तो मोजिला फायरफॉक्स सर्च इंजन है या फिर वेब ब्राउजर है, कंफ्यूजन ही आपको यहाँ होना चाहिए, उसके अलावा इन दोनों में तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, ना तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ही लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ओके, सो इसका आंसर रहेगा जी वेब ब्राउजर है। मैंने आपको बताया था जो वेब ब्राउजर है और जो सर्च इंजन है, जैसे गूगल, याहू, बिंज या बाइडू, ये क्या है, सर्च इंजन हैं। उसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये वेब ब्राउजर्स हैं, तो आप याद रखिए। Which of the following performs the function of modulation and demodulation? So modulation और demodulation का काम कौन करेगा, PC करेगा, CPU करेगा, मदरबोर्ड या मोडेम, तो मोडेम करेगा जी, ठीक है, आंसर रहेगा आपका मोडेम। मैन की मीनिंग क्या है, मैन का मीनिंग, तो मुंबई एरिया नेटवर्क, मेगा एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मद्रास एरिया नेटवर्क, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस आते हैं, ऊपरी तौर पे आपको बेसिक आइडिया रहेगा तो चल जाएगा। ये देखो, ये अगली शिफ्ट में रिपीट हो रखा है, अलग शिफ्ट है, ये आंसर आपका कम्युनिकेशन होगा। मैन भी अगेन रिपीट है, ठीक है, तो ये रिपीट ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, तो यानी वापस आने के चांसेस हैं। ओके, अगेन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये कंट्रोल प्रोसेसिंग वाली करेक्ट नहीं है। ओके, एक्सेल इज यूज्ड फॉर, एक्सेल को MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये चीजें हमने सुनी होती हैं। एक्सेल शीट जो है, स्प्रेड शीट जिसको बोल देते हैं, उसको हम डाटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। वीडियो चैटिंग के लिए नहीं होगा, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, क्योंकि मल्टीमीडिया नहीं प्रेजेंट करेगा यहाँ, ऐसे ही टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी नहीं, ये डाटा एनालिसिस के लिए है। ओके, Which of the following is a tool for statistical analysis? तो statistical analysis ये रिसर्च से भी रिलेटेड हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है, तो कौन सा टूल यहाँ यूज होगा, मतलब Eclipse, Mysol या फिर PYMOL, तो आंसर आपका मतलब हो जाएगा। इसके अलावा एक SPSS सॉफ्टवेयर भी होता है, वो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ही होता है, तो ये भी बहुत कॉमन है, ये भी पूछा जा सकता है SPSS, तो SPSS और मतलब ये आप याद रखिए। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, क्या बोलेंगे उसको, डाउनलोड करना, ब्राउज करना, अपलोड करना, अटैचमेंट, तो अटैचमेंट नहीं है, अपलोडिंग की स्पेलिंग गलत है, डाउनलोड करना भी नहीं है, तो ब्राउज कर रहे हो आप, ठीक है, हम यूजुअली आजकल स्क्रॉल करना बोल देते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, तो बिंज, याहू, गूगल, ये तीनों सर्च इंजन है, विंडोज सर्च इंजन नहीं है। ओके, विंडोज यूजुअली हम कंप्यूटर पे यूज करते हैं। देन है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, IP, अगेन IP भी पूछा हुआ है 2021 में भी, 2019 में भी, तो कहीं ना कहीं तो पूछा जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल आंसर रहेगा। Which of the following is not a correct format of email? Is a correct format, correct format कौन सा है, तो नाम, @website, @info, नहीं, @info नहीं आएगा, नाम .website.com नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं, नेम @website.info, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, B हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क कैन स्टोर कंप्यूटर्स डाटा ओवर, तो कितना डाटा जो है वो स्टोर कर सकती है ये, 420 मेगाबाइट, ओवर 420,
ओवर 380, ओवर 680 या फिर ओवर 560? तो आंसर ओवर 680 रहेगा, क्योंकि अप टू 700 MB का डाटा जो है वो एक CD रोम जो है वो कर सकती है, स्टोर कर सकती है। तो इसमें आप CD DVD में थोड़ा ध्यान रखिए, जो कॉम्पैक्ट डिस्क है उससे ज्यादा डाटा स्टोर कर सकती है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क स्पेसिफिकली। अच्छा, एक तो ये चीज याद रखनी है कि जो CD की स्टोरेज कैपेसिटी है वो DVD से कम होती है, ओके, DVD की ज्यादा होती है। DVD में 4.7 GB तक आप कर सकते हो, यहाँ पे आप 700 MB तक डाटा डाल सकते हो। दूसरी चीज जो मैंने एनालाइज की है वो ये है कि रीड तो है रीराइटेबल, और एक है आपका ये क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, दोनों में ही। तो देखो DVD तो CD से तो ज्यादा रहेगा ही, लेकिन रीड में और रीराइटेबल में तो जब जहां आप रीराइट कर सकते हो उसकी कैपेसिटी कम होगी, ओके, सिर्फ रीड कर सकते हो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो रीराइट की कैपेसिटी CD में कम, देन उसके आगे रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद रीराइट वाली आ गई DVD की, एंड देन उसके बाद आ गई ये आपकी रीड ओनली DVD की, ओके। Which of the following operating system is mostly used in smart mobile phones? तो कौन सा जो है वो यूज किया जाता है स्मार्ट मोबाइल फोन्स में? So DOS, देन आपका विंडोज XP, विंडोज 7 या एंड्रॉइड? तो एंड्रॉइड यूज करते हैं हम स्मार्टफोन्स में। तो द सॉफ्टवेयर दैट सर्चेज वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट, तो वो सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे? सर्च फर्मवेयर, सर्च मेथड, सर्च लाइट, सर्च इंजन? तो सर्च इंजन बोलेंगे जी, ओके। WLL इन एनी नेटवर्क, ये मैंने वहां ऊपर नहीं डाला था, तो इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। वाइड लाइन लूप, वायरलेस लो लिंक, वायरलेस इन लोकल लूप, तो वर्किंग इन लो लाइन? तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज हुई है? मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक कौन सा जो है वो कैसा इवोल्यूशन हुआ है हार्डवेयर का, वो आपको पता हो। वैक्यूम ट्यूब से लेके कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हम पहुंचे हैं, तो सबसे पहली ही जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है, ओके। IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द लॉ टू कॉम्बैट साइबर क्राइम केम इनटू फोर्स। तो ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आने के चांसेस है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा है, ओके। तो ये जो IT एक्ट है, पहली बात तो याद रखिए 2008 में आया है। ये कब जो है एनफोर्स हुआ इंडिया में, कब एनफोर्समेंट में आया या कब इफेक्ट में आया? आंसर आपका 27 अक्टूबर 2009 हो जाएगा जी, ओके। Around 1945, who developed the idea of a stored program computer that was to hold programs and data in a memory and then data would move between memory and processor? So ये हमने पढ़ा था, ये CPU पढ़ा था, यहाँ से मेमोरी से CPU में डाटा जो है वो जाता रहेगा आता रहेगा, ये मेमोरी रहेगी, मेमोरी, देन ये इधर आउटपुट इनपुट, ये हमने कहाँ पढ़ा है? CPU में भी हमने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, तो ये हमने जॉन वॉन न्यूमैन का मॉडल पढ़ा है, ठीक है। कई क्योंकि हमें ये बेसिक पता होता है, नाम नहीं पता होता कई बार, ठीक है। चार्ल्स बैगेज कौन है? अपने फादर ऑफ कंप्यूटर, जो हमने वो भी ऊपर देखा था, ठीक है, तो ये आपको पता हो। देन आपका एलन ट्यूरिंग क्या है? ये नोबेल प्राइज इन एक तरीके से नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटर, नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के फील्ड से रिलेटेड प्राइज है, हर साल मिलता है। टिम बर्नर्स ली, इन्होंने WWW दिया था, वर्ल्ड वाइड वेब, जो मैंने आपको ऊपर भी मेंशन किया है। तो ये चारों ऑप्शंस दोबारा भी कहीं आ सकते हैं, तो ये नाम आपको पता हो। व्लादिमिर ज़वोरिकिन वॉज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ, तो किसके इन्वेंशन से रिलेटेड है? तो ये टेलीविजन के इन्वेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। इससे ये हो जाता है कि आप रेडियो का इन्वेंशन किसने किया वो आप कमेंट करके बताइएगा। इंटरनेट का इन्वेंशन या इंटरनेट में क्या WWW से पहले भी कुछ था वो बताइएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। ये आपका ICT जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, क्योंकि बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना भी पता होगा ना तो काफी कुछ चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। मैंने कोशिश की है कि आपको मतलब, क्योंकि बहुत है याद करने का ना, अभी हिस्ट्री में भी हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी है, तो याद रखने की जब बहुत सारी चीजें हो तो आप लिमिट कर दीजिए कि हर एक सब्जेक्ट में इतना इतना याद रखना है, उससे जितना काम चलेगा वो चल जाएगा, ओके। बाकी अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.